PK Geography classes. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है भारत की नदियों से संबंधित है। भारत को नदियों का देश कहा जाता है और आप देख रहे हैं जैसे कि मानचित्र में बहुत सारी नदियां यहाँ बह रही हैं, है ना। ये आप देख रहे हैं चंबल नदी है, यमुना है, गंगा है, शारदा है ना। इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सिंधु नदी है ना। इधर ये नर्मदा नदी है, ताप्ती है, महानदी है, ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ना। देर आर सो मैनी रिवर्स इन इंडिया, इसलिए हम कहते हैं इंडिया इज ए लैंड ऑफ रिवर्स। यहाँ की नदियाँ या तो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इंडियन रिवर्स ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। और ये उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं इनको हिमालयन रिवर्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो हिमालय पर्वत है। और जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उसको हम पेनिनसुलर रिवर कहते हैं, क्योंकि वो पेनिनसुलर प्लेटू से निकलती हैं। तो उत्तर भारत की नदियों की हम चर्चा करेंगे पहले। और उत्तर भारत की नदियों को हम हिमालयन रिवर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका उद्गम हिमालय पर्वत क्षेत्र से होता है। हिमालय पर्वत बहुत ऊंची ऊंची चोटियों से बने हुए हैं और ये हिमाच्छादित शिखर हैं। उनके जो पीक्स हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। तो इन नदियों को इन बर्फीले पहाड़ों से जल प्राप्त होता है, साथ में इनको वर्षा से भी जल प्राप्त होता है। इसलिए हिमालय की जो नदियां हैं वो वर्ष भर बहने वाली होती हैं। इनको हिंदी में सदावाहिनी, सदानीरा भी कहते हैं और इंग्लिश में हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। तो ये जो है उत्तर भारत की नदियाँ पूरा हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय के बनने से पहले भी बह रही थी और हिमालय के बनने के बाद भी बह रही हैं। उसमें ये दो नदियाँ इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी जो वेस्ट की ओर बह रही है और ब्रह्मपुत्र नदी जो ईस्ट की ओर बह रही है। तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय के बनने से पहले भी बहती थी और हिमालय के बनने के बाद आज भी बह रही हैं। तो ऐसी नदियों को हम पूर्वगामी नदी कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स, है ना। पूर्वगामी नदी के उदाहरण कभी आपसे पूछते हैं तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी उसमें शामिल है। ये जब हिमालय के आर पार यहाँ पर जो है आप देखिए गहरी घाटियाँ बनाते हैं, इसको गॉर्ज कहते हैं। देखिए यहाँ भी घाटी बनाती हैं, यहाँ ही बनाती हैं। इधर आप देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ हिमालय को पार करती है तो यहाँ घाटी बनाती है। तो ऐसी घाटी को हम क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। जब गहरी घाटी होती है तो उसको हम गॉर्ज बोलते हैं। तो हिमालय के आर पार बह रही हैं इसकी बहुत सारी नदियाँ, जिसमें सिंधु और मैंने बताया ब्रह्मपुत्र मुख्य है। उत्तर भारत का जो सिस्टम है हिमालयन सिस्टम, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। इंडस सिस्टम, ये पूरा इंडस सिस्टम है। ये गैंगेटिक सिस्टम है क्योंकि गंगा इसकी प्रमुख नदी है। और पूर्व में ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ना, यहाँ नदियाँ कम हैं थोड़ी सी। तो ये इधर नदियाँ बहुत सारी हैं, जाल है देखिए आप पूरा उत्तर भारत में। और इधर जम्मू कश्मीर वगैरह में बहुत सारे ये इंडस रिवर सिस्टम है। इंडस यहाँ की प्रमुख नदी है। तो इंडस सिस्टम, गैंगेटिक सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम, है ना। तीन सिस्टम में इसको बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंडस सिस्टम के बारे में। इंडस सिस्टम की प्रमुख नदी इंडस है, जिसको हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, है ना। तो ये पूरा क्षेत्रीय सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था ऋग्वेद में। ये वैदिक कालिक नदियाँ हैं सारी, और ये 7 नदियाँ हुआ करती थी। इसमें सिंधु नदी है, एक नदी है राजस्थान के उत्तर में, गंगानगर वगैरह इधर से होते हुए बीकानेर, जैसलमेर होकर जाती थी, इसको सरस्वती कहा जाता था, अभी वो लुप्त हो गई। तो सिंधु नदी, सरस्वती नदी, फिर ये आप देख रहे हैं सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, ये 7 नदियाँ हैं, इसलिए सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से ये जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भी जो है इन्हीं नदियों के किनारे देखने को मिलता है। ये देखिए ये जो सिंधु नदी है इसके किनारे यहाँ मोहनजोदड़ो का विकास हुआ था। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी की राजधानी कहलाती है। और ये देखिए ये रावी नदी, रावी नदी के किनारे यहाँ पर देखिए आप हड़प्पा था, जो हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो 400 किलोमीटर दूर थे एक दूसरे से, और ये सिंधु घाटी की राजधानियाँ कहलाती थी। तो ये जो क्षेत्र है आज से 4000 वर्ष से भी प्राचीन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सरसब्ज क्षेत्र रहा है। तो इस तरह से
ये क्षेत्र सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सिंधु नदी इसकी है प्रमुख नदी है। तो ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मुहाना कहाँ है, कहाँ से बहती है, इसको लेकर रहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सिंधु नदी का जो उद्गम है ये चाइना का तिब्बत वाला पार्ट है। यहाँ पर ये कैलाश मानसरोवर क्षेत्र, कैलाश पर्वत है और इसमें मानसरोवर झील है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। कैलाश पर्वत को होम ऑफ लॉर्ड शिव जी के नाम से भी जाना जाता है, शिव जी का घर है ना, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र क्षेत्र है जहाँ कैलाश मानसरोवर है और यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी यहाँ से उद्गम होकर देखिए उत्तर की ओर बहती है, उत्तर पश्चिम की ओर बहकर ये भारत में ये लद्दाख क्षेत्र है, इधर जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। तो इसका प्रवेश आपसे पूछे कहाँ होता है, लद्दाख में होता है। यहाँ पर एक गहरी घाटी बनाती है, इसको हम गॉर्ज कहते हैं। यहाँ से आगे चलती है तो ये लेह जो लद्दाख की राजधानी है उसके किनारे से बहती है। आगे चलें, यहाँ पर देखिए लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ हैं। यहाँ देखिए कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर। तो ये लद्दाख जास्कर श्रेणियों के बीच में से बहती है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। और यहाँ से देखिए ये पाक अधिकृत कश्मीर में बाल्टिस्तान और गिलगिट है, यहाँ पर पहुँच जाती है। तो आप देखो लद्दाख से प्रवेश कर रही है, लेह के किनारे बहती है, लद्दाख जास्कर श्रेणियों के बीच से इसका प्रवाह है, फिर ये बाल्टिस्तान गिलगिट पहुँचती है और यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रही है चोटी नंगा पर्वत है, ये हिमालय की एक ऊंची चोटी में से आती है, यहाँ तक ये पहुँच जाती है। कुछ कश्मीर क्षेत्र लद्दाख क्षेत्र में कुछ नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। इसमें श्योक नदी है, बड़ी फेमस है, श्योक इसकी सहायक नदी है। एक न्यूब्रा है, ये गिलगिट है ना, एक ये जास्कर है और एक हुंजा है। तो एक श्योक, न्यूब्रा, गिलगिट, हुंजा, जास्कर ये कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में आके इसमें मिल जाती हैं। फिर ये नदी यहाँ से आप देखिए पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जो है ये अटक के पास इसका उद्गम होता है। मतलब ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के बाद ये यहाँ अपीयर होती है, दिखाई देती है। और यहाँ से आप देखिए पूरा मैदानी भाग में बहते हुए और एक कराची के पास अपना डेल्टा बनाती है। कराची के पूर्व में ईस्ट ऑफ कराची इसका डेल्टा है और ये आप देख रहे हैं अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो इसका उद्गम मानसरोवर क्षेत्र से होता है। फिर इसका जो मध्य भाग है वो आप देख रहे हैं भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में है और इसके बाद ये पाकिस्तान में होते हुए और इसका जो मुहाना है वो अरब सागर में है। तो ये नदी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है, जो भारत का ये जम्मू कश्मीर है, ये जो आपका लद्दाख है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इन क्षेत्रों में इसका बेसिन फैला हुआ है। इसका जो बेसिन है 11 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये 2900 किलोमीटर लंबी है। इसकी जो लेंथ है 2900 किलोमीटर है। इसका जो बेसिन है 11 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है, विश्व की लंबी नदियों में शामिल है। और इसका जो बेसिन है देखिए है ना, इसमें तिब्बत वाले क्षेत्र में, भारत में और पाकिस्तान, 3 देशों में फैला हुआ है। देखिए इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें कुछ तो मैंने आपको बताई दी थी, श्योक, न्यूब्रा, ये आपके गिलगिट, जास्कर, हुंजा वगैरह। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसमें ये सतलज है, ये व्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम। ये 5 नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये सभी सहायक नदियां देखी जाके पाकिस्तान में अंत में एक जगह है मिठनकोट, यहाँ पर जाकर ये मिल जाती है ना। कभी आपसे पूछें कि भारत से बहने वाली सिंधु की सहायक नदियाँ सिंधु नदी में कहाँ मिलती हैं, तो मिठनकोट के पास है ना। तो देखिए जो सतलज नदी है वो सदर्न मोस्ट इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये यहाँ पर ये मानसरोवर के पास ही एक राक्षस ताल झील है, वहाँ से निकलती है। और ये देखिए आप, ये यहाँ पर भारत में हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा है, शिपकिला दर्रा, वहाँ से ये एंटर करती है और यहाँ एक गॉर्ज भी बनाती है ना। ये भी गहरी घाटी, इस तरह की जो डीप वैलीज हैं उन्हें गॉर्ज कहते हैं। तो ये गॉर्ज बनाती है और यहाँ पर शिपकिला के पास गॉर्ज बनाकर ये बहती है। और ये इधर देखिए, यहाँ पर इस पर पंजाब में एक भाखड़ा बांध बनाया गया है जो विश्व के ऊंचे बांधों में से माना जाता है।
और उसके पीछे जो झील है गोविंद सागर झील, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। और ये इधर पंजाब में बहते हुए, और फिर यहाँ पर एक जगह है हरिके, पंजाब में एक नाम है हरिके, जो हरिके बांध भी बन रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर ये व्यास नदी आके इससे मिल जाती है। तो सतलज में जो नदी आके मिलती है वो व्यास नदी है। और व्यास नदी इनकी समस्त नदियों में ऐसी नदी है जो पूरी भारत में बहती है। ये व्यास नदी का उद्गम भी मध्य हिमालय में होता है, मध्य हिमालय क्षेत्र से होता है। ये देखिए, व्यास नदी, रावी नदी और चेनाब, 3 नदियां हैं। व्यास है ना, ये रावी और चेनाब, ये तीनों मिडिल हिमालय से निकलती हैं और ये जाके बाद में फिर ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो जो सतलज नदी है उस पर यह पंजाब में भाखड़ा बांध बनाया गया है। हरिके में ये व्यास नदी से मिल जाती है। और यहीं से देखिए विद्यार्थियों, विश्व की सबसे लंबी नहर राजस्थान में बहती है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल, है ना। ये पूरा पश्चिमी राजस्थान में बहते हुए और ये बाड़मेर में एक जगह गडरा रोड तक जाती है। तो ये कौन सी है? इंदिरा गांधी कैनाल, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल मानी जाती है। वो इन दोनों का जो संगम है, वहाँ पर हरिके बांध है, वहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो भाखड़ा बांध है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट डैम। दूसरा यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जहाँ पर सतलज और व्यास मिलते हैं। फिर ये आगे जाके पाकिस्तान में चली आती है और सिंधु नदी में मिठानकोट के पास मिल जाती है। देखिए, इसकी जो व्यास नदी है, ये यहाँ पर मध्य हिमालय में कुल्लू पहाड़ियों के पास रोहतांग दर्रा है, वहाँ से निकलती है और ये भी आके हरिके में से मिल जाती है। तो ये जो सतलज है, इसको पहले शतुद्री भी कहते थे ना। इतिहास में यदि आप पढ़ें तो सतलज का जो पौराणिक नाम है, ओल्ड टेक्स्ट में इसको शतुद्री कहा जाता था। व्यास को विपासा कहते थे, इसका प्राचीन नाम था विपासा। तो ये मिडिल हिमालय से रोहतांग के पास से निकलती है। फिर आ गई रावी नदी। रावी नदी का उद्गम भी कुल्लू के निकट रोहतांग दर्रे से ही होता है और ये इधर जो है फिर ये पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सतलज हो गई, व्यास हो गई, रावी हो गई, ये चेनाब है, चेनाब नदी है। ये ध्यान रखना है कि चेनाब नदी सिंधु की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी मानी है। दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इसका उद्गम यहाँ पर ये जास्कर, मध्य हिमालय में जास्कर श्रेणियों के पास 12 लांछा पास है, वहाँ से होता है। और इसका जो पहले ये 2 नदियाँ होती हैं, एक चंद्र और भागा। तो चंद्र और भागा से मिलकर ये चेनाब नदी का जो नामकरण होता है, चंद्र और भागा नदियों से मिलकर बनती है। और ये फिर आप देखिए पूरा जम्मू कश्मीर में बहते हुए और पाकिस्तान में जाकर फिर ये चेनाब नदी यहाँ तक यार पूरी ये चेनाब नदी है। तो देखिए, ये नदियाँ भी चेनाब में मिलती हैं, रावी भी चेनाब में मिलती है। तो चेनाब इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, है ना। और उसके बाद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट नदर्न मोस्ट इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम श्रीनगर के पास वेरीनाग की पहाड़ियों से होता है, या स्प्रिंग्स ऑफ वेरीनाग से होता है। और यहाँ से होकर ये श्रीनगर के पास बहती है, यहाँ से वुलर झील का निर्माण करती है। वेरीनाग हिल्स से ओरिजिनेट होती है, फिर श्रीनगर के पास से बहती है, वुलर झील का निर्माण करती है और फिर ये देख रहे हैं आप, भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है और फिर पाकिस्तान में जाके चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब इज़ मेन रिवर, जिसमें सभी नदियाँ मिल रही हैं। बाद में जाकर ये सिंधु सतलज में मिल जाती हैं और फिर ये जाकर मिठानकोट में इंडस में मिल जाती हैं। जो इसका मैंने प्राचीन नाम बताया था, सतलज का शतुद्री, व्यास का विपासा, और ये जो है रावी को परुष्णी नदी कहा जाता था, परुष्णी। और जो चेनाब है, इसका नाम था अस्कनी, इसको पहले अस्कनी कहते थे। और जो झेलम नदी है उसको वितस्ता कहा जाता था, वितस्ता। आपको याद है, जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो पोरस से उसकी लड़ाई हुई थी, तो वो वितस्ता नदी के किनारे हुई थी 326 BC में, और इसीलिए उसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व रहा है इस नदी का। तो ये देखिए, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गई और सतलज, ये इसकी सभी ट्रिब्यूटरीज हैं।
तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने इंडस नदी के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई और यही सब प्रमुख विशेषताएं हैं जो कंपटीशन में पूछी जाती। ये सिंधु नदी के कुछ चित्र हैं जो सोशल मीडिया के सौजन्य से प्राप्त किए गए हैं और इसमें आप देख रहे हैं किस प्रकार से सिंधु नदी गहरी घाटियां गॉर्ज बनाकर बहती है। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको सिंधु नदी तंत्र की सभी जिज्ञासाओं को शांत करने में मददगार साबित होगा। इसमें सिंधु नदी से संबंधित लगभग सभी प्रमुख तथ्यों को मैंने सम्मिलित किया है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।